नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी साठ नंबर पढ़ा हूँ, जो कि आपका महेश बनवाल किताब से है, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का आपका एक मिनट, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। महेश बनवाल की किताब, ये आपका एनसीईआरटी सार किताब है, ठीक है। क्लास 6 12th वाला, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो देखिए, आपका मध्यकालीन भारत का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 24 होगा, ठीक है। 23 24, ठीक है, जो है। और इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया। आज इसका सेकंड पार्ट होगा, पार्ट बी नंबर, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से सालू वंश से। इससे पहले हमने आपका जो है स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, बुका प्रथम के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमने संगम वंश का जो है संगम वंश का पहला जो है आपका पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड आज हम सालू वंश को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ताकि कृपया देख लें, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो सालू वंश का शुरुआत जो है 1485 से लेकर 1505 तक था, ठीक है। तो सालू वंश की स्थापना 1485 में हुई थी और इसका जो है पतन 1505 तक हो गया था, ठीक है। तो सालू वंश का सबसे प्रथम जो राजा था, उनका नाम था सालू नरसिंह, ठीक है। तो सालू वंश का प्रथम राजा था, उसका नाम था सालू नरसिंह। और इसने जो है 1485 से लेकर 1490 तक जो है इसने शासन किया था, ठीक है। सालू नरसिंह ने 1485 से लेकर 1490 तक शासन किया था। तो विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के राज शासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई और यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था और इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को प्रथम बार बलपूर्वक प्राप्त करने के बाद सालू वंश की स्थापना हुई और यह विजयनगर का द्वितीय राजवंश था और इस वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, ठीक है। सालू नरसिंह के समय में उड़ीसा सालू नरसिंह के समय में उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित कर बंदी बना लिया, ठीक है। तो सालू नरसिंह के समय उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित कर बंदी बना लिया, ठीक है। 1490 में 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई और 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने 1 मिनट 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो गई और 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने जो है हिमाडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर बैठ अधिकार कर लिया तथा विजयनगर की तृतीय राजवंश तुलु वंश का स्थापना किया, ठीक है। वीर नरसिंह द्वारा इमाडी नरसिंह की हत्या कर शासन पर अधिकार करने की घटना को द्वितीय बालापहार द्वितीय अपहरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका तुलु वंश। तो तुलु वंश की स्थापना 1505 से लेकर 1565 तक रहा, ठीक है। तो तुलु वंश का जो शासन था वो आपका 1505 से लेकर 1565 तक रहा, ठीक है। तुलु वंश विजयनगर का तुलु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। तो तुलु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया। तो तुलु वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और तुलु वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहले आपका वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक था, ठीक है। तो वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक था। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। तो वीर नरसिंह जो है तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया और वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की और उसने विवाह कर को समाप्त कर एक उदार नीति की शुरुआत की थी। तो वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। इसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया और वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी। उसने विवाह कर को समाप्त कर एक उदार नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1530 तक था, ठीक है। इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय था और पेश नामक एक इतालवी ने कृष्ण देव के दरबार में अनेक वर्ष बिताए थे। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। तो कृष्णदेव राय एक महान निर्माता भी था और उसने विजयनगर के निकट
एक नया शहर बसाया और एक विशाल तालाब भी खुदवाया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1530 तक, तो इस राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। और प्रेस नामक एक इतालवी ने कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक वर्ष बिताए। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया और विशाल तालाब भी खुदवाया, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया गया था। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उसी के दरबार से संबंधित थे। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो तेलुगु के 8 महान विद्वान जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, उसी के दरबार में संबंधित थे। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेद्दन सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। कृष्णदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसके साम्राज्य में सहिष्णुता, उदारता व्याप्त थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा व डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, बारबोसा और डोमिंगो पायस। बारबोसा कहता है, राजा इतनी आज़ादी देता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। कृष्णदेव राय गजपतियों को पराजित कर वहां से बालकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक रूप में ले आए तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा की स्थापना की। ठीक है, तो कृष्णदेव राय गजपतियों को पराजित कर वहां से बालकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आया तथा विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर में एक रत्न जड़ित मंडप में प्रतिमा की स्थापना की। ठीक है, राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नगर बसाया था। तो राजधानी के दक्षिणी सीमांत पर उसने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नामक नया नगर बसाया था। कृष्णदेव राय ने हॉस्पेट नामक नगर अपनी पत्नी के स्मृति में बसाया था और उसने अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिससे में हजारा मंदिर व विठल स्वामी के मंदिर प्रमुख थे। तो कृष्णदेव राय ने हॉस्पेट नामक नगर अपनी पत्नी के स्मृति में बसाया था और उसने अनेक भव्य भवनों व मंदिरों का निर्माण करवाया और जिसमें हजारा मंदिर व विठल स्वामी के मंदिर प्रमुख थे। इसके अलावा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था और 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय का एक महान व वीर शासक रूप में वर्णन किया है। ठीक है, तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय का एक महान वीर शासक रूप में वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अच्युत देव राय। तो अच्युत देव राय आपका शासनकाल 1530 से लेकर 1542 तक था। तो अच्युत देव राय 1530 से लेकर 1542 तक इसका शासन था। तो कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत देव राय के समय से पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो अच्युत देव राय के समय से पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अच्युत देव राय के समय पुर्तगाली यात्री मुनिज ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनिज ने भारत पर यात्रा की थी। नुनिज घोड़े का व्यापारी था। तो नुनिज आपका घोड़े का व्यापारी था और उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फॉर्नॉस नुनिज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों तक का इतिहास प्रस्तुत किया है। तो नुनिज घोड़े का व्यापारी था। ठीक है, और उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फॉर्नॉस नुनिज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासन के अंतिम वर्षों तक का इतिहास प्रस्तुत किया है। ठीक है, अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सदाशिव राय। तो सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से लेकर 1570 तक था। तो सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से लेकर 1570 तक था। ठीक है, तो 1543 ईस्वी में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 तक उसने शासन किया। सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। ठीक है, तो 1543 ईस्वी में सदाशिव राय की गद्दी पर बैठा और 1567 तक उसने शासन किया। सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी।
नेक्स्ट आपका है तालीकोटा या फिर राजस तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ। तो तालीकोटा और राजस तंगड़ी का युद्ध 1565 में। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बनिहाटी को युद्ध में बहमानियों के संग, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बिदर शामिल थे, ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी और इसे तालीकोटा या राजस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निकट बनिहाटी को युद्ध में बहमानियों के संग, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बिदर शामिल थे, ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी और इसे तालीकोटा या राजस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता। तो गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इससे महासंघ को मजबूत बनाया। ठीक है। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ और हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी बीबी चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ किया था। ठीक है। तो गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं था। ठीक है। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ और हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी बीबी चांद बीबी का जो है विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ किया था। ठीक है। राम राय को घेर लिया गया। तो राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई। विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया तथा विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। बनिहाटी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। ठीक है। तो राम राय को घेर लिया गया और उसे पकड़कर तुरंत उसकी हत्या कर दी गई और विजयनगर को अत्यधिक लूटा गया तथा विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया। बनिहाटी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर के महान युग का अंत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेवल। तो सेवल जो एक युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने एक फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की। तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की एवं स्थिति का वर्णन किया। ठीक है। तो सेवल जो एक युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, ठीक है ना, जिसने एक फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक की रचना की है। तालीकोटा के युद्ध के तत्काल बाद विदेशी यात्री सीजर फ्रेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की एवं स्थिति का वर्णन किया था। तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा आ गया तथा यहीं से शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है। और उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश अराविडु वंश का जो है स्थापना किया। किसने? तिरुमल ने। ठीक है। राम राय का भाई तिरुमल ने सदाशिव को लेकर। ठीक है। अराविडु वंश का स्थापना जो 1570 तक में हुआ और इसका शासनकाल 1652 तक चला। ठीक है। तो अराविडु वंश 1570 से लेकर 1652 तक। तो तालीकोटा युद्ध के बाद तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की हत्या कर अराविडु वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। तो तालीकोटा युद्ध के बाद तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की हत्या कर अराविडु वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। वेंकट द्वितीय इस वंश का सर्वप्रथम शासक था और इसने चंद्रगिरी को अपने मुख्यालय बनाया। ठीक है। तो इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक रंग तृतीय था। ठीक है। तो इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक रंग तृतीय था। ठीक है। नेक्स्ट आपका विजयनगर प्रशासन। तो विजयनगर प्रशासन क्या है? तो विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। तो विजयनगर राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसमें राज्य के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। ठीक है। राज्य मंडलम में, तो राज्य आपका मंडलम में विभाजित होता था। वैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे नाडु जिसे जिला कहा जाता है और जिला के नीचे आपका स्थल जिसे उप जिला कहते थे और उप जिला के नीचे ग्राम होता था, गांव होता था। ठीक है। तो राज्य मंडलम में विभाजित होता था। वैसे मंडलम को राज्य भी कहा जाता था और मंडलम के नीचे क्रमशः नाडु, जिला, स्थल, उप जिला और ग्राम होता था। प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी और वह अपना दरबार लगाता था, अपने अधिकारी नियुक्त करता था तथा अपनी सेना भी रखता था। ठीक है। तो प्रांतीय शासक को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त होती थी और वह अपना दरबार लगाता था, अपने अधिकारी नियुक्त करता था तथा अपनी सेना भी रखता था।
राजा सैनिक सरदारों को, तो राजा सैनिक सरदारों को अमरम या पॉलीगर निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। फल फुगार पोलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक घोड़ा व और हाथी रखने पड़ते थे। ठीक है, तो राजा सैनिक सरदारों को अमरम या पॉलीगर निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। फल फुगार पॉलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। फसल मिट्टी की किस्म, तो फसल या मिट्टी की किस्म और सिंचाई की विधि आदि के अनुसार राजस्व की दरों में बहुत अंतर होता था। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था, तो विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। भू राजस्व के अतिरिक्त, तो भू राजस्व के अलावा अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाले कर, पेशागत कर, सैनिक कर, मुसीबत के दिनों में और विवाह कर आदि थे। ठीक है, तो भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य कर जैसे संपत्ति कर, पैदावार की बिक्री पर लगने वाले कर, पेशागत कर, ठीक है, सैनिक कर, मुसीबत के दिनों में और विवाह कर आदि लगते थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी का यात्री निकेतन कहता है कि जमीनी आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वे बहुत दयनीय अवस्था में थे, जबकि सरदार लोग अत्यधिक समृद्ध एवं विलासिता का जीवन बिताते थे। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी का यात्री निकेतन कहता है जमीनी आबादी से भरी हुई थी, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वे बहुत दयनीय अवस्था में थे, जबकि सरदार लोग अत्यधिक समृद्ध एवं विलासिता का जीवन बिताते थे। विजयनगर साम्राज्य में शहरी जीवन का विकास हुआ तथा वाणिज्य व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत से शहर मंदिर के आसपास विकसित हुए थे। ठीक है, मंदिर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो मंदिर आपके बहुत बड़े बड़े होते थे तथा उन्हें तीर्थयात्रियों को प्रसाद, ईश्वर की सेवा, पुजारियों के निर्वाह आदि के लिए खाद्य पदार्थों जो है असित वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में जो जरूरत होती थी। मंदिर बहुत समृद्ध थे और ये मंदिर आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बहमनी साम्राज्य। तो एक मिनट रुक जाइए। तो हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर आज का पार्ट नंबर 20 24 नंबर चैप्टर का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का आज यहीं पर रखते हैं। कल हमारा जो है थर्ड पार्ट होगा, तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, कल हमारा तीसरा वीडियो और पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।